हेलो, नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहो। बुआ जी, खुशखबरी है, मेरी शादी फिक्स हो गई है अगले 15 दिन बाद ही। अरे वाह वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। पर अचानक इतनी जल्दी सब कुछ? अरे बुआ जी, शादी की बात तो कई महीनों से चल रही थी, पर अभी डेट निकली तो मैंने सोचा आपको बता दूं। ये लो, मेरी कम्मो का ब्याह तय हो गया, तारीख भी निकल आई और मुझे अब बताया जा रहा है 4 दिन पहले। ठीक है बुआ जी, आप सब आ जाना, मैं रखती हूँ, बहुत काम है। अरे पर बेटा तारीख। भाई जल्दबाजी में कामिनी ने बुआ की बात पूरी भी ना सुनी और फोन काट दिया और लग गई अपनी शादी की तैयारी में। पर अब बुआ ललिता, उनका तो गुस्सा 7वें आसमान पर था। क्या हुआ सरपंचाइन, किससे बात कर रही थी? और ये चेहरा इतना लाल, ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने जोरदार तमाचा दोनों गाल पर मार दिया हो? पापा क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हैं? देख नहीं रहे मम्मी कितने गुस्से में है? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या आग लग गई जो सरपंचाइन इतने गुस्से में है? आग ही लग गई है जी। अपनी कम्मो का ब्याह तय हो गया और भैया भाभी ने मुझे एक बार बताया तक नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, हमारी कम्मो का ब्याह तय हो गया। पर तुमने इतना कलेश क्यों मचा रखा है? अजी मैंने क्या कलेश मचा दिया? 15 दिन बाद ब्याह है और मुझे आज पता चल रहा है। जरूर रमेश ने ही मना किया होगा कि जीजी से मत बताना, वो तो हमेशा मुझसे ऐसे ही चिढ़ता है ना। अरे कोई बात नहीं सरपंचाइन, भूल गए होंगे बताना, इतना भी बात को क्यों बढ़ाना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारी कम्मो कितनी जल्दी बड़ी हो गई। ऐसा लगता है अभी कुछ दिन पहले की बात है, गोद में खिलाता था अक्सर और गोदी में ही टॉयलेट कर देती थी। आज देखो इतनी बड़ी हो गई कि ब्याह है। वैसे कब का है ब्याह? 15 दिन बाद। वैसे तुम उस परिवार की इकलौती बुआ हो, बताना तो पहले चाहिए था साले साहब को। वैसे क्या बोली कम्मो बिटिया? कुछ खास नहीं, यही कि बुआ जी शादी तय हो गई है, आप सबको आना है। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं कहा कि बुआ जी आपको, फूफा जी को, महिमा को और आकाश को लाना है? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं बोली। ऐसे तो गैरों को बस फॉर्मेलिटी पूरा करने को कह देते हैं कि आप सब आ जाना। और पापा जल्दी में ऐसा कह दिया होगा कम्मो दीदी ने। उनके कहने का मतलब यही होगा कि मुझे, आपको, माँ को और महिमा को, सबको चलना है। अब आप ही ना बात को बढ़ा रहे हैं। पापा, मेरी सूजी को भी नहीं बुलाया दीदी ने। तेरी सूजी का शादी में क्या हलवा बनेगा जो अलग से कहेगी? पर वैसे सरपंचाइन, मैं तो ये कहता हूँ, चलो पहले नहीं बताया कोई बात नहीं, अब बताया वो भी ठीक है, पर ये बात तो साले और सरहज को बतानी चाहिए थी। अब क्या कल के पैदा हुए बच्चे बड़ों को न्योता देंगे? तुम्हें पता है सरपंचाइन, हम उनके जितने पैसे वाले नहीं है ना, इसलिए उनकी नज़रों में हमारी कोई इज्जत नहीं है, अहमियत नहीं है। बस इसीलिए बेटी से बस एक फ़ोन करवा दिया, खुद नहीं किया उस साले कमलेश और उसकी घरवाली ने। अब भाई गणपति वर्मा आए तो थे ललिता जी का गुस्सा ठंडा करने, पर अपनी बातों से उन्होंने ललिता जी का गुस्सा और बढ़ा दिया। पापा न्योता अभी कहाँ दिया है, बस बताया है, वो भी कम्मो दीदी ने, और वो 2 मिनट की बात में तो उन्होंने फ़ोन भी रख दिया। मैं अब भी कहती हूँ आकाश के पापा, ये सब ना उस रमेशवा का करा धरा है, बचपन से ही चिढ़ता है मुझसे। अरे आप ये सब छोड़ो ना, चलो शॉपिंग चलते हैं। मैं तो मम्मी सुंदर सा लहंगा खरीदूंगी, मेरी दीदी की शादी जो है। आहा, डोली ना कहा और पूना बैठी तैयार। ये लो भाई, मामला गर्म था ही, इतने में ललिता की जेठानी उमा भी आ गई। वैसे आई तो वो रोज की तरह कुछ न कुछ मांगनी ही थी, पर पूरा मामला उन्होंने सुन लिया था तो आते ही एक ताना जड़ दिया। जीजी आप? हाँ, वो एक कटोरी चीनी चाहिए थी। ये लीजिए ताई जी, जैसे ही आप आई मैं समझ गया था आप चीनी लेने आई होंगी। ये लीजिए, मैं ले आया तुरंत। आकाश, तू तो बड़ा समझदार है रे। खैर बहुत बहस हो गई इस बात पर, अब ये बताओ करना क्या है? करना क्या है? ब्याह है तो चलना तो है ही, बाजार चलते हैं। सोचा था सोने की अंगूठी बनवाऊंगी कम्मो के ब्याह में, पर अब 4 दिन के पहले ब्याह है तो जैसे बुलाया है वैसे ही शगुन दे दूंगी। एक जोड़ी पायल और साड़ी दे देते हैं। इसे जरा कार्ड तो देखना, कहाँ से कर रहे तेरे मायके वाले ब्याह? अनिल अंबानी के रिश्तेदार के यहाँ ब्याह तय कर दिया गया जो इतना छिपा रहे हैं। कार्ड?
ये लो, ये तो मैं भूल ही गया, कार्ड तो अब तक आया ही नहीं। अब तुम सुन लो सरपंच आइन, जब तक कार्ड नहीं आएगा कोई ब्याह में नहीं जाएगा। अरे पापा कार्ड तो आएगा ही ना, हम कोई उनके दूर के रिश्तेदार थोड़ी ना है, हमें तो शादी में चलने की तैयारी करनी चाहिए। नहीं, मैंने कह दिया ना, जब तक कार्ड नहीं तब तक कोई तैयारी नहीं। भाई अपना आदेश सुना के गणपति जी ने अपना थैला उठाया और निकल गए अपनी गारमेंट की दुकान पर। वैसे एक बार गांव के सरपंच का चुनाव भी लड़ा था, पर चुनाव जीता नहीं, पर जमा पूंजी उनकी सब लग गई और गांव के लोग उनकी पत्नी को सरपंचाइन कहने लगे और खुद गणपति जी भी। जीजी अब आप ही बताओ क्या करना चाहिए। भाई ललिता, मैं तो यही कहूँगी, बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए। इतिहास गवाह है, सती जी भोलेनाथ की बात ना सुनकर बिना बुलाए मायके गई थी, फिर क्या हुआ तुझे पता है ना। नहीं ताई जी, मैं माँ को आग में नहीं कूदने दूंगी। हे भगवान। फिर क्या, आकाश ने अपना सिर पकड़ लिया और करने लगी सभी कार्ड का इंतजार। 6 दिन बीत गए। ललिता हर पल मायके से कार्ड आने का इंतजार करती और छुप छुप कर गणपति जी भी। आखिरकार एक दिन, माँ कहाँ हो? क्या है, क्यों गला फाड़ रहा है? खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे मामा जी लिवाने आ गए हो। अब कुछ ऐसा ही समझो, ये देखो मामा जी ने कार्ड व्हाट्सएप किया है। ला जरा फोन तो हाथ में देना, मैं भी तो देखूं। हाँ ये तो कार्ड ही है, कितना सुंदर कार्ड छपवाया है भैया भाभी ने। ये क्या लड़का डॉक्टर है, वाह वाह वाह, हमारी कम्मों के तो भाग्य ही खुल गए। कागज का ही होगा कार्ड, हीरे नहीं लगे होंगे। लाओ दिखाओ मुझे। मम्मी कार्ड आ गया मामा के घर से, अब आज ही चलेंगे शॉपिंग पर। ये देखो पापा, मामी जी की चैट और कॉल भी की थी उन्होंने। मिस कॉल दिख रही है इसमें, मैं सो रहा था तो सुनी नहीं होगी। तो फिर दोबारा करना चाहिए था ना फोन मामी को। मम्मी किया था ना फोन, अब उठाया नहीं तो क्या हुआ? कोई नहीं रे, 2 दिन बचे हैं ब्याह में, सब काम में व्यस्त होंगे इसलिए फोन नहीं उठा होगा। हाँ मम्मी यही हुआ होगा, अब तो शॉपिंग पर चलेंगे ना। अरे जरा चुप रहोगे तुम लोग, कार्ड सही से देखने तो दो। अरे ऐसा क्या देख रहे हो जी, आपका इनाम लिखा है, वो भी बड़ा बड़ा, देखो श्री गणपति वर्मा जी। अरे वही तो, बस नाम लिखा है, सपरिवार नहीं लिखा। क्या मतलब? मतलब ये सरपंचाइन कि सिर्फ एक को ही आना है शादी में। तुम लोग हो बेवकूफ जो बिना जाने बुझे बात समझे कार्ड पढ़कर उछल पड़े। अब जी अब क्या, कुछ नहीं, घर से एक को बुलाया, एक ही जाएगा। तुम चली जाना ललिता, तुम्हारी लाडली भतीजी का ब्याह है। पर पापा कम्मो दीदी ने कहा था कि सबको आना है, इससे क्या फर्क पड़ता है पापा? क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। कम्मों के कहने से क्या होता है? और वैसे भी उसने ये एक बार नहीं कहा, फूफा जी, महिमा, आकाश आना तुम, बस सब आना कहकर फोन काट दिया। पर भाभी ने तो फोन किया था ना, पर ये कुंभकर्ण आकाश सोता रहा, इसने फोन उठाया ही नहीं। अरे फिर इसने मिलाया तो, तुम्हारी भाऊजी ने उठाया नहीं तो? अरे वो कामों में व्यस्त होंगी। कभी तो समय मिला होगा ना। सरपंचाइन अब तो समझ जाओ, ये बस हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। मुझे लग रहा है वो रमेश। मैं कहता हूँ चाहे रमेशवा हो या कमलेशवा, किसी ने भी ये किया हो, पर हमारे कार्ड पर बस एक का नाम है तो एक ही जाएगा बस। और हाँ ये लो पैसे, तुमको जो देना है दे देना कम्मू को। फिर क्या, गणपति जी ने झोला उठाया और निकल गए अपनी गारमेंट की दुकान पर यहाँ ललिता जी का मन नहीं लग रहा था किसी काम में। अब भाई लगता भी कैसे, मायके में शादी है और यहाँ कलेश हो रखा है। एक बार मधु को फोन करके पूछती हूँ, क्या उसके कार्ड में भी एक का ही नाम लिखा है या सब परिवार लिखा है? हेलो जीजी, नमस्ते। नमस्ते मधु, कैसी हो, क्या हो रहा है? सब बढ़िया है जीजी। आपको पता है ना कम्मों का ब्याह है, तो वहीं आई थी सुनार की दुकान पर, सोचा कुछ लेकर पैर पूछ दूंगी। वैसे आप कैसी है, कहाँ है? आप तो कानपुर पहुंच गई होंगी, आपकी लाडली कम्मों का ब्याह जो है। अरे मधु, मैं तो अभी सुल्तानपुर में ही हूँ। क्या जीजी, अभी आप शादी में नहीं पहुंची? आप तो उसकी सगी बुआ हो, कल की तो हल्दी है कम्मों की। मैं उसकी चचेरी बुआ हूँ, फिर भी रात की ट्रेन से निकल रही हूँ, सुबह पहुंच जाऊंगी। अरे हाँ वो तो है, ब्याह में तो जाना ही है। अच्छा है, तू भी कल पहुंच जाएगी, सब काम काज देख लेगी। अरे तो जीजी आप कब आओगी, जयमाला के समय पर? अरे नहीं, आना तो है ही,
वैसे मधु, मैंने तुझे फ़ोन एक बात पूछने के लिए किया था। हाँ जीजी पूछिए। वो क्या है ना, भाभी जो कार्ड भेजी उस पर सुनील के अलावा सब परिवार भी लिखा था क्या? और भाभी तुझे फ़ोन की थी क्या? हाँ जीजी लिखा था ना, तभी तो सब लोग जा रहे हैं। और सुनील जी भी शादी वाले दिन आ जाएंगे। अभी मैं और बच्चे निकल रहे हैं रात को। और भाभी से ना बात भी हुई थी। पर आप ऐसे क्यों पूछ रही है, क्या हुआ है? अरे होने को तो कुछ ना हुआ। वो हमारे घर कार्ड आया था तो उस पर सिर्फ तेरे जीजा जी का नाम लिखा था, सब परिवार नहीं। और भाभी से तो अभी तक बात भी नहीं हो पाई। क्या घर में किसी से बात ना हुई? अरे ऐसे तो कम्मो ने 15 दिन पहले फ़ोन किया था, पर ये कहा था कि सब आना है। ऐसे नहीं कहा कि फूफा जी, महिमा, आकाश और सूजी आना। अरे जीजी हो सकता है सब परिवार लिखना भूल गए हो, इससे क्या होता है। बाकी कम्मो ने तो फ़ोन की ना। भैया भाभी व्यस्त होंगे। आप तो शादी में पहुंचो, मैं अभी कल आ रही हूँ। अच्छा जीजी फ़ोन रखती हूँ, इनका फ़ोन आ रहा है, लगता है कुछ ज़रूरी काम होगा। भाई इतना कहकर फ़ोन तो कट गया। अब ललिता जी का गुस्सा और बेचैनी और बढ़ने लगी। मधु चचेरी है, उसके कार्ड पर सब परिवार लिखा है, मेरे नहीं। बल्कि मैंने बचपन से इन बच्चों को पाला है। जाने कितनी लैट्रिन साफ की, कितना गोदी खिलाया, यहाँ तक कि अपने खुद के ब्याह तक में भी कम्मो को छाती से लगाए रखा था। इतनी सी ही तो थी। आज उसकी शादी में हमें ही मान सम्मान से नहीं बुलाया। माँ मैं समझ रहा हूँ आप क्या सोच रही हैं, परेशान मत हो। ज़रा एक बार गोरखपुर वाली मौसी से भी कंफर्म कर लो ना, उनके कार्ड में सब परिवार लिखा है कि नहीं। फिर क्या, ललिता ने झट से गोरखपुर अपनी चचेरी बहन सुनीता को भी फ़ोन लगा दिया और पता चला कि उसके कार्ड पर भी सब परिवार लिखा है। अब ये सारी बात शाम को गणपति जी को पता चली। लगता है बस हमारे कार्ड पर ही सब परिवार नहीं लिखा, वो भी जानबूझकर। बाकी सब रिश्तेदारों को फ़ोन भी किया गया है और कार्ड पर सब परिवार भी लिखा है। सुन लो सरपंच आइन, अपने घर से बस एक ही जन जाएगा। हम गरीब ज़रूर है पर गलीच नहीं। पूरे बाजार और रिश्तेदारी में हमारी इज्जत है, ये बेइज्जती बर्दाश्त ना होगी। सही कहते हो आकाश के पापा। लगता है मायके वालों को अपनी बहन की परवाह ही नहीं। अब हम इस शादी में नहीं जाएंगे, बस आप चले जाना। फिर क्या, शुरू हुआ कलेश। बुआ फूफा जी ने पूरे खानदान में ये बात फैला दी, हमारा अपमान हुआ है, ये शादी नहीं एक तरफा रिश्तेदारी की सभा लग रही है। अरे ललिता, आज तो तुम्हारी इकलौती भतीजी की शादी है, तुम गई नहीं और सुना कोई लिवाने भी ना आया। अरे चाची, लड़की की शादी है, लिवावा अच्छा भी नहीं लगता। और वैसे भी ना घर में 100 काम है। अब सब बहन बिटिया को लिवाने जाएं या बारात के स्वागत की तैयारी करें। हाँ वो तो है, पर कमलेश की तो एक ही तो बहन है, लिवाने तो आना था। खैर कोई बात नहीं, पर वो नहीं आए तो तुम चली गई होती। तुम क्यों नहीं गई अब तक? अरे चाची, मैं तो जाऊंगी ही, पहले ही चली जाती, पर वो महिमा की परीक्षा चल रही थी ना, इसलिए जाना नहीं हुआ। अब जाऊंगी ना। ललिता ने बात बनाई और चुपचाप दुखी मन से घर के अंदर आ गई और एक पुराने संदूक से कुछ साड़ियां निकालकर देखने लगी। ये सब मैंने आकाश के पापा से पैसे छिपा छिपा कर कम्मों के लिए लिया था, पर भैया भाभी ने एक फ़ोन तक ना किया। ये भी ना सोचा मेरा मन कितना दुखी हुआ है। क्या कर रही हो सरपंच आइन? चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें ट्रेन बस पर बिठाता हूँ। नहीं जी, आप ही चले जाओ। व्यवहार आदमियों का होता है, औरतों का थोड़ी ना। फिर जहाँ आप और बच्चे नहीं जाएंगे, मैं जाकर क्या करूँगी। जाओ, आप चले जाओ। ये सब साड़ी पैक कर दो। और हाँ ये देखो अंगूठी लाया हूँ, कमलेश को दे दूंगा, तुम्हारी मेरी तरफ से पैर पूछ देगा। पापा ये आपका कोट मैं प्रेस करा के लाया। पापा ये राधा कृष्ण की फ़ोटो है, ये भी कम्मो दीदी को दे देना, कह देना तोहफा है। तो भाई सिर पर साफा बांधे, कोट पैंट पहने गणपति जी पहुंच गए ससुराल। सब बच्चों ने गणपति जी को देखते ही पैर छुए और साले कमलेश और सरहज मीरा ने भी। अरे जीजा जी, जीजी और बच्चे कहाँ हैं? हाँ जीजा जी, जीजी का उनको तो 6 दिन पहले आना चाहिए था, वो आज भी नहीं आई। क्या विदाई के बाद आएगी क्या? फूफा गणपति ने जो गुस्से का गुब्बार अब तक उनके सीने में दफन रखा था वो फूट पड़ा। उन्होंने ये भी ना देखा कि सब मेहमान सुन रहे हैं। ज्यादा नौटंकी और दिखावा करने की जरूरत नहीं है।
तुम सबने एक बार भी अपनी जीजी को फोन करके बुलाया? फूफा जी, जैसे ही शादी की डेट निकली थी मैंने तो तुरंत बुआ जी को फ़ोन किया था। अब बच्चे बुलावा देंगे। कमलेश, तुमने या भाभी जी ने एक बार भी फोन किया? और कार्ड पर तुम सबने सिर्फ मेरा नाम लिखा, सब परिवार तो लिखा नहीं। तो जिसको बुलाया वो आ गया। जितनी बेइज्जती तुम लोगों ने की है ना, वो कभी भूली नहीं जाएगी। खैर, ये लो भाभी, तोहफे आपकी ननद ने भेजे हैं। हे भगवान, मेरा तुमने जीजी को फोन नहीं किया? अरे जी, मुझे लगा आपने किया होगा। हे राम, ये क्या हो गया? जीजी को कितना बुरा लगा होगा। बहुत बड़ी गलती हो गई। पवन, ए पवन सुन तो। हाँ पापा। जल्दी से कार ले और किसी अपने मवाली दोस्त की लेना, और बुआ और बच्चों को बिठा कर ले आ। फिर क्या, पवन सब काम छोड़कर फुल स्पीड में पहुंच गया सुल्तानपुर अपनी ललिता बुआ जी को लेने, और उनको और बच्चों को समझा बुझाकर कानपुर ले आया। बुआ जी को आते आते रात हो गई थी। सब स्टेज पर पहुंच गए। भैया, जब बुलाना ही था तो कार्ड पर सब परिवार लिखते थे, हम वैसे ही आ जाते, ऐसे तमाशा क्यों बनाया हमारा? अरे जीजी, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। जब से जीजा जी आए हैं मैं यही चेक कर रहा हूँ, पर गड़बड़ कर दी तुम्हारी मूर्ख भौजी ने। मेरे एक दोस्त है लखनऊ का, उसका नाम भी गणपति वर्मा है। उसका कार्ड मूर्खा देवी ने आपको भेज दिया और आपका उसको पहुंच गया। तभी तो ये देखो, पूरे मोहल्ले के साथ आया है, 4 बच्चे और पति पत्नी। ललिता, आकाश और गणपति ने कमलेश के इशारे की ओर देखा, जहां कमलेश का दोस्त अपने आधा दर्जन परिवार के साथ पनीर के पकौड़े खाने में जुटा था, वो भी भर भर प्लेट। फिर क्या, पूरा परिवार हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बुआ फूफा जी ने कलेश से शुरुआत की थी, लेकिन शादी में रंग जमाने वाले भी वही निकले। अरे बुआ फूफा जी ना हो तो शादी कैसी? ये ड्रामा तो हमारे खानदान की पहचान है। चलो भाई, बजाओ डीजे। दुल्हन के फूफा नागिन गाने पर डांस करने के लिए तैयार है। बस अगली बार कार्ड में ये लिखवा देना, सब परिवार, और खास ध्यान से। ये लीजिए भाभी, आपके लिए नई साड़ी, ये मैं मॉल से लेकर आई हूँ। अरे मनीषा, इसकी क्या जरूरत थी, मगर बड़ी ही खूबसूरत साड़ी है। ऐसी तो मैंने टीवी में करीना कपूर को पहने देखा था। अरे वाह, फिर तो अब आप भी करीना कपूर ही लगेंगी। और मोंटू, ये लो तुम्हारे लिए ये रिमोट कंट्रोल कार। ये मेरी बुआ सबसे बेस्ट हैं। मेरे लिए सबसे अच्छे तोहफे तो मेरी बुआ जी ही लाती हैं। और क्या, तेरी बुआ है ही बेस्ट। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी भी जल्दी क्या है मनीषा, तू आज ही तो आई है और आज ही वापस जा रही है। अरे कुछ देर और रुक तो जा हमारे साथ। नहीं भाभी, आप तो जानती ही है ना, मैं नौकरी करती हूँ तो समय पर घर जाना जरूरी है, वरना कल ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। अरे अच्छा ठीक है, अब तेरा काम करना भी तो जरूरी है ना। नहीं, आज मत जाओ बुआ, कल जाना, वरना मैं बहुत रोऊंगा। अरे भाभी, इसे समझाइए ना। मोंटू, ऐसे जिद नहीं करते हैं। अरे अगर बुआ ऑफिस जाकर काम नहीं करेंगी तो हमारे लिए, अरे हाँ, मेरा मतलब है तुम्हारे लिए ये अच्छे अच्छे तोहफे कहाँ से लाएंगी? क्या? अच्छा ठीक है, फिर बुआ जा सकती हैं, लेकिन अगली बार जल्दी वापस आना, और मेरे लिए ना एरोप्लेन लेकर आना। मनीषा हंसते हुए वापस अपने ससुराल चली जाती है। वो अपने घर में मंझली बहू थी और केवल वही नौकरी करती थी। अरे रिया, प्रतिभा, तुम दोनों ये लो कुछ पैसे। अरे मम्मी जी, आपने हमें घर खर्च के पैसे तो सुबह ही दे दिए थे ना, तो फिर अब दोबारा पैसे क्यों दे रही हैं? अरे बहू, ये घर खर्च के पैसे नहीं हैं, ये तो तुम्हारे अपने इस्तेमाल के लिए है। तुम्हारी भी तो जरूरतें होंगी ना, तुम कहाँ कुछ मांगती हो, इसलिए ये पैसे तुम दोनों रखो। हाँ, अब हम मनीषा की तरह नौकरी तो नहीं करते हैं ना कि हमारे पास भी सैलरी आए। शुक्रिया मम्मी जी, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। अरे इसमें क्या है, इतना तो मैं अपनी बहुओं के लिए कर ही सकती हूँ। सब आपस में बात कर रहे थे कि तभी मनीषा वहां आ जाती है। ये लीजिए मम्मी जी, आपने जो जो राशन और सब्जियां मंगाई थी वो लेकर आ गई हूँ। उफ, आज तो बाजार में बहुत भीड़ थी। अरे वाह, सब कुछ ले आई ना? काजू, पिस्ता, बादाम, ऑलिव ऑयल, हरी सब्जियां, फल। हाँ, सब कुछ है। चल अब तू आराम कर ले बहू। सुधा और उसकी दोनों बहुएं रसोई में सामान लगाने में व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन मनीषा मन ही मन सोचती है, ये क्या, आज फिर से माँ जी ने घर का सारा राशन मुझसे ही मंगवाया।
और मुझे इसके पैसे नहीं दिए। ये तो माँ जी को खुद सोचना चाहिए ना कि मेरी इतनी भी सैलरी नहीं है कि मैं इतने बड़े परिवार का राशन अकेले लेकर आऊं। कभी भी मुझे इसके पैसे नहीं देती और सारा महंगा महंगा सामान मंगवा लेती हैं। मनीषा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। नौकरी करने के कारण कोई उससे घर के ज्यादा काम नहीं करवाता था। रात को सब खाने की टेबल पर इकट्ठा होते हैं। आज तो बहुत अच्छा खाना बनाया है रिया ने, और प्रतिभा ने कितना अच्छा मीठा बनाया है। अरे वाह प्रतिभा, तुमने तो रिया को बहुत अच्छा खाना बनाना सिखा दिया। हाँ भाभी, अब तो रिया बिल्कुल आपकी तरह खाना बनाने लगी है और ये मीठा भी बहुत अच्छा बनाती है। मजा आ गया। खाने की टेबल पर दोनों बहुओं की भर भर के तारीफ हो रही थी और मनीषा का कोई नाम भी नहीं ले रहा था। खाने के बाद मनीषा कमरे में जाकर सोच में डूबी थी। पीछे से राहुल आता है। क्या बात है मनीषा, किस सोच में डूबी हो? देखिए ना, सब लोग रिया और प्रतिभा दीदी के बनाए खाने की कितनी तारीफ कर रहे थे ना। हाँ, तो क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मैं तो जैसे घर में हूं ही नहीं। वहां मैं भी तो बैठी थी, मगर मेरे बारे में किसी ने कुछ भी नहीं कहा, जैसे मैं वहां किसी को दिखाई ही नहीं दे रही थी। अरे ऐसी बात नहीं है मनीषा, अब तुम खाना तो बनाती रही हो और आज का मुख्य विषय खाना बनाना ही था, इसलिए कोई तुम्हारे बारे में क्या ही बात करता। तो अगर मैं खाना नहीं बनाती तो क्या कुछ भी नहीं करती हूँ? सारा का सारा सामान मैं अकेले बाजार से खरीद कर लाई थी, लेकिन वो सब तो गिना ही नहीं जाता है। क्या सब कुछ खाना बनाना ही है? क्या मेरा इस घर में कोई रोल नहीं है? ओफो मनीषा, क्या तुम भी एक कैसी बातें लेकर के बैठ जाती हो? अरे रोल तो है ही, बहुत बड़ा रोल है, और तुम मानो या ना मानो सबको तुम्हारी कद्र है। हाँ, खाक कदर है। खैर छोड़ो, आपसे बहस करना ही बेकार है। चलो सो जाते हैं, सुबह जल्दी ऑफिस जो जाना है। अगले हफ्ते मनीषा की सैलरी आती है और वो बहुत खुश थी। वाह, सैलरी आ गई। मैं कब से अपने लिए एक ब्रांडेड घड़ी लेना चाहती थी। मुझे घड़ियों का इतना शौक है, फिर भी हमेशा इतने खर्चे हो जाते हैं ना कि मैं अपने लिए घड़ी नहीं खरीद पाती हूँ। इस बार मैं अपने लिए बहुत अच्छी घड़ी लूंगी, मजा आ जाएगा। मनीषा ऑनलाइन घड़ी देखने ही जा रही थी कि तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। अरे ये क्या, मम्मी पापा के हेल्थ इंश्योरेंस की किश्त भरनी है। अरे ये मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, पहले इसे ही भर देती हूँ। मनीषा जल्दी से किश्त भर देती है और तभी उसके पास उसकी सास का फोन आ जाता है। अरे मनीषा बेटा, आज तुझे सैलरी मिली होगी ना, तो क्या तू थोड़ा सामान लेते हुए घर आएगी? पूजा का जरूरी सामान है बेटा, बाद में मैं तुझे पैसा लौटा दूंगी। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी? आप भला मुझे पैसे क्यों लौटाएंगी? आप ऐसे ही बताइए ना क्या सामान लाना है, मैं लेकर आऊंगी। अरे वाह, अच्छा ठीक है, मैं तुझे लिस्ट भेज देती हूँ बेटा। मनीषा ने जैसे ही फोन रखा उसकी नजर सामने टंगी कैलेंडर पर गई। अरे नहीं, राखी आने वाली है, बाल बच गई। अभी अगर ये घड़ी खरीद लेती तो राखी पर क्या करती? अच्छा हुआ मैंने शॉपिंग नहीं की, अभी तो भाभी और मोंटू के लिए भी चीजें लेनी होंगी। मैं अपने लिए घड़ी अगले महीने ले लूंगी। और ऐसा कर मनीषा ने अपने लिए घड़ी नहीं मंगवाई और उसे अगले महीने के लिए टाल दिया, जो वो पिछले महीने से करती आ रही थी। ये लीजिए मम्मी जी, मैं सारा सामान ले आई हूँ। वैसे कौन सी पूजा है घर में? तू क्या करेगी जानकर बहू, कौन सा तू घर में किसी काम में हाथ बटा देगी? यहाँ कुछ भी हो तू तो अपने ऑफिस में ही रहेगी ना। ला सामान इधर दे। मनीषा को अपनी सास की ये बात बहुत बुरी लगती है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। मैं कितना भी कुछ कर लूं, यहाँ सबको यही लगता है कि मैं बस नौकरी करती हूँ और घर में कोई काम नहीं करती। कोई नहीं सोचता कि मुझे कितना दुख होगा ये सब सुनकर। मनीषा खुद में बड़बड़ा ही रही थी और तभी वहां पर राहुल आ जाता है और सब सुन लेता है। क्या हुआ मनीषा, फिर से तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? छोड़िए ना, आपको फिर से लगेगा कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मतलब फिर से वही बात है? तो और क्या, मैं घर पर नहीं रहती हूँ, इसलिए माँ जी मुझे कुछ नहीं समझती हैं। उन्हें तो यही लगता है कि उनकी दोनों बहुएं ही काम करती हैं। मैं तो एकदम बेकार हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम उन्हें साबित कर दो कि तुम तो उनकी दोनों बहुओं से भी ज्यादा कमाल की हो। क्या? मगर वो कैसे? कल घर में पूजा है ना, तो तुम ऐसा करो, कल छुट्टी ले लो और घर में ही रहकर सारे काम कराओ। फिर देखना माँ तुम्हारी भी खूब तारीफ करेंगी। क्या सच में? हाँ और क्या। अच्छा सुनो,
तुम्हारी आज सैलरी आई होगी ना? तुमने अपने लिए कुछ किया या फिर हर बार की तरह फिर से टाल दिया? अरे नहीं, अभी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। पहले से सर पर इतने खर्चे हैं, अभी क्या फिजूल खर्ची करना। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मनीषा। तुम दूसरों के लिए करने में इतना खो जाती हो कि अपने ऊपर ही पैसे खर्च नहीं करती हो। और क्या दूसरों के पास कोई कमी है? फिर तुम उनके लिए क्यों करती हो? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन दूसरे? सब तो अपने हैं ना, तो फिर मैं किसी को कैसे मना कर सकती हूँ? और खुद को हमेशा मना कर सकती हो ना। अब आप ये क्या बातें करने लगे हैं? चलिए हटिए, मुझे तैयारी करने दीजिए। कल मुझे घर पर ही रहकर पूजा में पूरा हाथ बटाना है। अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। मनीषा बात को टालकर चली जाती है, लेकिन राहुल समझ रहा था उसे मनीषा का दूसरों से खुद से पहले रखना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अगले दिन पूजा में। अरे रिया, प्रसाद बन गया क्या? हाँ मम्मी जी, बन गया। मैंने पूजा का सब सामान भी अच्छे से रख दिया है मम्मी जी। ठीक है, अब पूजा शुरू करते हैं। अरे मनीषा हट ना, तू बार बार मेरे पीछे आगे क्यों घूम रही है? अरे वो मम्मी जी, मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ, बताइए मैं क्या करूँ? तू? अरे तू कुछ नहीं कर पाएगी, सामने से हट, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। इतना कहकर सुधा पूजा करने लगती है और मनीषा वहीं खड़े खड़े सोचती है, हद है, मैं तो छुट्टी लेकर घर में रुकी थी, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूं क्या। लगता है कि सच में मैं किसी काम की नहीं हूँ। इससे अच्छा तो मैं ऑफिस ही चली जाती। मनीषा का मन अब घर से उखड़ा उखड़ा रहने लगा था और वो ज्यादातर ऑफिस में रहती थी। राखी वाला दिन आ गया और तीनों बहुएं अपने अपने मायके जा रही थीं। ये लो रिया, प्रतिभा, ये लिफाफे ले लो, तुम्हें अपने मायके में देने के लिए काम आएंगे। मनीषा फिर से एक किनारे खड़ी थी और सुधा ने उसे लिफाफा नहीं दिया था। बेटा मनीषा, तुम्हें तो पैसे की क्या ही जरूरत है, तुम तो खुद ही कमाती हो ना। जी जी ठीक है मम्मी जी। मनीषा घर से निकलकर रिक्शा में बैठती है। चलो भैया मार्केट ले चलो, कम से कम भाभी और मोंटू के लिए गिफ्ट्स तो ले लूंगी, ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगी त्योहार में। अचानक से मनीषा के फोन पर मैसेज आता है जिसमें उसकी बैंक से 10,000 कट चुके थे। अरे ये क्या, ये मेरी बैंक से पैसे क्यों कट गए? अभी राहुल जी से पूछती हूँ। मनीषा राहुल को फोन लगाकर कहती है, अरे राहुल जी, ये मेरे अकाउंट से 10,000 क्यों कट गए हैं? ओ मनीषा, शायद कार का ईएमआई कटा है। वो इस बार सैलरी आने में लेट हो गई है ना, इसलिए तुम्हारी बैंक से कट गया होगा। हमारा ज्वाइंट अकाउंट जो है। ओफो, ये आज ही होना था क्या? अब मैं भाभी और मोंटू के लिए गिफ्ट्स कैसे ले जाऊं? अरे मनीषा, तुम्हारे पास अभी भी कुछ पैसे तो होंगे ही ना, उसी से ले लो कुछ और बाद में कुछ और दे देना। अभी आज तो इमरजेंसी है ना। ठीक है, अब और क्या ही कर सकते हैं, ऐसा ही करती हूँ। मनीषा मार्केट जाकर थोड़ा बहुत सामान ले लेती है और फिर अपने मायके चली जाती है। आजा आजा मनीषा, बहुत देर लगा दिया जाने में, लगता है भाभी की याद नहीं आ रही थी। अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, वो आज घर पर बहुत काम था ना, इसलिए आने में देर हो गई और रास्ते में भी आज बहुत ट्रैफिक था ना। बिना कुछ और कहती इससे पहले ही मोंटू भागते हुए आता है। वाह, बुआ जी आ गई, बुआ जी आ गई। बुआ जी मेरे लिए क्या लेकर आई हो? अरे तुमने तो एरोप्लेन मांगा था ना मोंटू, ये लो तुम्हारा प्लेन, और भाभी आपके लिए ये गिफ्ट। अरे क्या जरूरत थी इन सब की मनीषा, तुम हर बार इतना परेशान होती हो। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं भाभी, मुझे आप लोगों के लिए करके खुशी मिलती है। मोंटू ने जैसे ही प्लेन को देखा, उसने प्लेन जमीन पर पटक दिया। ये क्या है? मुझे नहीं चाहिए, ये तो रिमोट कंट्रोल भी नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अरे बेटा, इस बार इसी से खेल लो, अगली बार मैं तुम्हारे लिए रिमोट कंट्रोल वाला प्लेन ले आऊंगी। हाँ मोंटू, ऐसी बदतमीजी मत करो, बुआ इतने प्यार से लाई है ना। बीना के समझाने पर भी मोंटू नहीं समझता है और वहां से रोता हुआ भाग जाता है। तभी बीना अपना गिफ्ट खोलकर देखती है और वो भी कुछ खास खुश नहीं होती है। ये तो सूट का कपड़ा लग रहा है मनीषा, और ज्यादा महंगा भी नहीं लग रहा है। हाँ भाभी, वो थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए इस बार राखी पर मेरा बजट थोड़ा टाइट था, इसलिए। तो क्या हुआ मनीषा, ये भी देने की क्या जरूरत थी? क्या तू भी? वैसे भी इसे अच्छा तो तू कुछ ना लाती, देखा ना मोंटू भी नाराज हो गया। खैर छोड़ो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। बिना मुंह बनाकर रसोई में चली जाती है, लेकिन मनीषा को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा था। वो सीधा उठकर बिना किसी को कुछ बताए वापस अपने ससुराल आ जाती है। राहुल उसे ऐसे देख के पूछता है, क्या हो गया मनीषा, आज इतनी जल्दी वापस आ गई?
सब बहुत मतलबी हैं, यहाँ तक कि छोटा सा बच्चा मोंटू भी। किसी को मुझसे कोई लगाव नहीं है। मैं सबको महंगे महंगे गिफ्ट्स देती रही, तब तक सब मुझसे बहुत खुश थे। और आज एक बार मेरे पास पैसे कम थे तो किसी ने मुझसे ठीक से बात तक नहीं करी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे भी अपने ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए थे। यही तो मैं तुमसे हमेशा कहता रहा ना मनीषा, कि तुम इतनी मेहनत करके नौकरी करती हो तो अपने ऊपर भी तो पैसे खर्च करो। इस बार तुम्हारे पास पैसे कम थे, तब भी उसमें से किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की जिनके ऊपर तुमने पैसे खर्च किए। अब मैं आगे से अपनी खुशी के बारे में जरूर सोचूंगी। मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। मनीषा की आंखों में आंसू थे। वो बहुत दुखी महसूस कर रही थी। राहुल उसे कुछ और समझाता, उससे पहले ही कमरे में सुधा आ जाती है। अरे माँ, आप? क्या हुआ? कोई काम था क्या? हमें बुला लेती। हाँ बेटा, अपनी एक भूल सुधारनी थी तो तुम्हें कैसे बुला लेती। मनीषा बेटा, इधर आओ। हाँ मम्मी जी, कहिए ना, क्या हुआ? कोई काम था क्या? वैसे मैं आपके किसी खास काम की तो हूं नहीं, फिर भी बताइए। लगता है अभी तक गुस्से में हो। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा गुस्सा करना तो बनता भी है। चलो अब आंखें बंद करो और हाथ आगे लाओ। राहुल और मनीषा दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर क्या होने वाला था। अरे अरे जल्दी करो, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। मनीषा अपनी आंखें बंद कर लेती है और हाथ आगे कर देती है। सुधा उसके हाथ में घड़ी का एक डब्बा रखती है। ये तो वही घड़ी है जो मुझे चाहिए थी, लेकिन आपको कैसे पता चला मम्मी जी? रिया ने तेरे फोन में ये घड़ी देखी थी और फिर राहुल ने मुझे बताया कि तुझे कब से ये घड़ी चाहिए थी, मगर तू बार बार इसे खरीदना टाल रही थी, इसलिए मैं ये तेरे लिए लेकर आई। आप तो बहुत अच्छी हैं मम्मी जी, मुझे ये घड़ी सच में बहुत दिनों से चाहिए थी। बहू, अब आगे से कोई भी चीज चाहिए हो तो उसके लिए बहुत दिनों तक मन मारकर मत रखना। तू तो इतनी मेहनत से नौकरी करती है, तेरा तो हक बनता है जो चाहे वो लेने का। सबके साथ साथ अपने बारे में भी सोचना शुरू कर दे, समझी? हाँ मम्मी जी, अब से ऐसा ही करूंगी। फिर क्या था, मनीषा अपना सबक सीख लेती है और अब वो दूसरों के साथ साथ अपना भी ध्यान रखती है। उमा अपने बेटे आदित्य और बहू कोमल के साथ रहती है। ईश्वर की कृपा से वर्मा हाउस में किसी चीज की कमी नहीं है। एक दिन जब उमा अपने कमरे में आराम से बैठी हुई थी, तभी घर के अंदर से कोमल के रोने की आवाज आती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, ये हॉल का एसी फिर से खराब हो गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है, सारे दुख भगवान ने मेरी किस्मत में ही लिख दी है। कोमल जोर जोर से रोने लगती है। अरे कोमल बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? एसी ही तो है, ठीक हो जाएगा। आप देख नहीं रही है मम्मी जी, कितनी गर्मी है, ऊपर से ये एसी भी खराब हो गया है। इससे अच्छा तो पहले का जमाना था ना एसी था ना ही खराब होने का झंझट। अरे बेटा, तू ऐसा कैसे कह सकती है? पहले के जमाने में भी लोग परेशान होते थे, गर्मी तो पहले भी होती थी। ये सब कहने की बात है मम्मी जी, अब कहाँ पहले जैसी बात रही। उमा वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी, तभी उमा ने गलती से गीले हाथों से लाइट का स्विच बंद कर दिया और उसे जोरदार करंट लग गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। कोमल उसे उठाकर सोफे पर बिठाती है। मम्मी जी, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, ठीक हूँ मैं। आज के जमाने में कपड़े धोना भी सेफ नहीं रहा, इससे अच्छा तो पहले का जमाना था। कभी इस तरह का कोई खतरा तो नहीं होता था। अरे अब इसमें जमाना कहाँ से आ गया? जमाने की ही तो बात है मम्मी जी। अब देखो ना ये वॉशिंग मशीन होती ना आपको करंट लगता। ये नए मशीनों ने जीना हराम कर दिया है हम सबका। अरे इसमें मशीन को क्यों कोस रही है बेटा? गलती तो मेरी भी थी, मैंने गीले हाथ से स्विच बंद किया इसलिए मुझे करंट लगा। ये सब ना बस कहने की बात है मम्मी जी। कुछ देर बाद घर पर पड़ोस की विमला काकी आती है। अरे विमला, बड़े दिनों बाद आई, आओ बैठो। बहू, विमला काकी के लिए चाय बना ला और हाँ कुछ नाश्ता भी बना लेना। एक काम कर, केक बना ला, बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का केक खाए। जी मम्मी जी। कोमल किचन में जाकर चाय बनाने के लिए रखती है और अवन में केक बनाने लगती है। तभी बिना ग्लव्स पहने केक को अवन से निकालने जाती है और उसका हाथ जल जाता है। वो दर्द से चिल्ला पड़ती है। क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो ना? देखिए ना मम्मी जी, मेरा पूरा हाथ ही जल गया। ये आजकल की मशीनें किसी काम की नहीं, जब देखो काम बिगाड़ देती है। इससे अच्छा तो पहले का जमाना था।
सास अपना सर पीट लेती है। अगले दिन कोमल घर का काम निपटाकर मार्केट जाने को तैयार होती है। चलो घर के सब काम निपट गए, अब बाजार जाके सब्जी और राशन का सामान ले आती हूँ। अरे पर मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्या करूँ? अरे बहू, इसमें इतना टेंशन क्यों लेती है? आजकल तो सब फोन से पेमेंट कर देते हैं, तू भी फोन से पेमेंट कर देना। ठीक है मम्मी जी, आप कहती हैं तो ऐसा ही करूँगी। कोमल सब्जी वाले के पास जाती है। भैया ये 1 किलो टमाटर कर दो, साथ में 1 किलो आलू, आधा किलो प्याज, लौकी और ये गाजर, और ये थोड़ा नींबू मिर्च भी डाल देना। सब्जी वाला सारी सब्जियां पैक करता है। ये लीजिए मैडम, 200 रुपया हो गया। कोमल पर्स से अपना फ़ोन निकालती है और पेमेंट करने लगती है, लेकिन कोमल के फ़ोन से पेमेंट ही नहीं हो पाती। अरे ये क्या, इसमें तो पेमेंट हो ही नहीं रही, क्या करूं? फिर से कोशिश करती हूँ। कोमल 2-3 बार ट्राई करती है लेकिन पेमेंट नहीं हो रही थी। भैया जी पेमेंट नहीं हो पा रही है, क्या मैं कल पैसे देकर जाऊं? ऐसा नहीं होता मैडम, पैसे तो मुझे अभी चाहिए, नहीं तो सब्जी रख दीजिए। सब्जी वाला कोमल के हाथ से सब्जी वापस ले लेता है। कोमल दुखी होकर वापस घर आती है। अरे कोमल बेटा, क्या हो गया? परेशान क्यों दिख रही है? मम्मी जी, मुझे तो ये आजकल के चोचलों ने परेशान कर दिया है। मैं घर से पैसे तो लेकर नहीं गई थी, ऊपर से एंड टाइम पर ये फ़ोन भी पेमेंट नहीं कर रहा था। मुझे खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। क्या फ़ायदा इतना महंगा फ़ोन लेने का? पूरी मेहनत बेकार गई। इससे अच्छा तो पहले का ज़माना था, ना ये फ़ोन से पेमेंट की सुविधा होती थी और ना ही कोई झंझट। ऐसे कैसे फ़ोन से पैसे नहीं गए, मुझे दिखा तो। उमा फ़ोन चेक करती है। अरे बहू, तूने पेमेंट करते वक्त पिन तो सही डाला था ना? हाँ मम्मी जी, मैंने तो सही पिन डाला था, 0000। उमा अपना माथा पीट लेती है। अरे कोमल, तुमने पिन ही गलत डाला। 4 0 नहीं है, 0001 है पिन। जब तुमने पिन ही सही नहीं डाला तो पेमेंट कैसे होती? और तुम बिना वजह फ़ोन को कोस रही हो। वो जो भी हो मम्मी जी, लेकिन मेरी तो मेहनत बेकार गई ना। अच्छा मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में जाके आराम कर लेती हूँ। बहू कमरे में आराम करने चली जाती है। ये कोमल का पहले का ज़माने का पुराण बहुत हो गया। चलो अब कोमल बहू को समय में पीछे ही ले जाती हूँ मैं। उमा मुस्कुराती है। कुछ घंटों बाद कोमल सोकर उठती है तो हैरान रह जाती है। उसके कमरे का पूरा नक्शा ही बदल गया था। एसी गायब, पंखा गायब, लाइट बल्ब गायब। कोमल हैरान रह जाती है और दौड़कर कमरे के बाहर आती है। मम्मी जी देखिए ना, मेरे कमरे की सारी चीज कहाँ चली गई? जब वो बाहर आती है तो और भी हैरान। हॉल का भी यही हाल था, लाइट नहीं, पंखा नहीं, एसी नहीं, सोफे की जगह 4 पाई रखी है, टीवी की जगह रेडियो। कोमल ये सब देखकर हैरान रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है? घर का सारा सामान कहाँ गया मम्मी जी? कोमल किचन में जाती है तो देखती है अवन नहीं है, फ्रिज नहीं है, गैस चूल्हा भी नहीं है। उसकी जगह चक्की और मिट्टी के चूल्हे ने ले ली है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? घर का सामान कहाँ चला गया? तभी उमा वहां आती है। क्या हुआ कोमल, घर पसंद आया? मम्मी जी सारा सामान कहाँ चला गया? मैंने हटा दिया सब और उसकी जगह ये सब सामान ले आई। तुम ही तो कहती रहती थी पहले का जमाना अच्छा था, तो अब से हम ऐसे ही रहेंगे। अब तो कोई समस्या ही नहीं होगी। एक काम करो, मेरे लिए चाय बना दो। लेकिन मम्मी जी बिना गैस चूल्हे की चाय कैसे बनाऊंगी? ये मिट्टी का चूल्हा है ना, इस पर बना लो। पहले के जमाने में इसी पर तो बनाते थे। कोमल मिट्टी का चूल्हा जलाने लगती है, लेकिन उससे मिट्टी का चूल्हा जलाना आता ही नहीं था। पूरे घर में धुआं धुआं हो गया। धुआं की वजह से कोमल का खास खास कर बुरा हाल हो रहा था, लेकिन फिर भी कोमल ज्यों त्यों करके चाय बना देती है। मम्मी जी चाय। अरे बहुत देर लगा दी बहू चाय बनाने में। ऐसे ही स्पीड से काम करोगी तो बाकी काम कैसे करोगी? जाओ एक काम करो, शाम के खाने के लिए चक्की से आटा पीस लो। कोमल हैरान हो जाती है। क्या मम्मी जी, ये चक्की तो बहुत भारी है, मैं कैसे पीसूंगी आटा? क्यों? तुम ही तो कहती थी पुराना जमाना ज्यादा अच्छा था, पहले की औरतें चक्की से ही आटा पीस कर रोटी बनाती थी। कुछ भी बोले बिना कोमल चक्की से आटा पीसने लगती है। कोमल का चक्की चला चला कर बुरा हाल था। वो थक गई थी और आके 4 पाई पर बैठ जाती है। बहुत थक गई हूँ मम्मी जी, कम से कम एक एसी तो रख सकते थे ना? अरे कैसे बात कर रही हो कोमल, ये नए जमाने की मशीन ना बेकार होती है। तो एक काम कर, ये हाथ पंखा ले ले और मुझे भी हवा कर दे। कोमल हवा करने लगती है।
बस बस मम्मी जी, अब और हवा नहीं कर सकती, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ा पानी पी कर आती हूँ। कोमल रसोई में जाती है तो वहाँ फ्रिज तो था ही नहीं। अरे फ्रिज ही नहीं है, मैं पानी कैसे पीऊंगी मम्मी जी? कोमल बेटा क्यों परेशान होती है, वो मिट्टी का घड़ा है ना, जाओ उससे पी लो पानी। कोमल घड़े से पानी पीती है। मम्मी जी इसमें उतना ठंडा पानी नहीं है जितना फ्रिज में हुआ करता था। अरे तो क्या हो गया बेटा, पानी तो पानी है, पी लो। और उसके बाद ना सारे मसाले पीस लेना, शाम को खाने में लगेंगे ना। मम्मी जी मिक्सी नहीं है ना, कैसे पीसूंगी? उमा ओखली और मुसल उसके आगे कर देती है और कहती है, इससे। मुंह बनाते हुए कोमल मसाले पीसने लगती है। वो बहुत बुरी तरह थक गई थी। बस मम्मी जी मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे और काम नहीं होगा। एक काम करती हूँ, आज ऑनलाइन खाना मंगा लेती हूँ। कोमल अपना फोन उठाने जाती है तो उमा उसके हाथ से फोन ले लेती है। अरे ना ना बहू, ये क्या कर रही है? पहले के जमाने में ये ऑनलाइन खाना ना होता था, पूरा खाना अपने हाथों से बनाना पड़ता था। अब जब हम पुराने जमाने के हिसाब से जी रहे हैं तो खाना तो तुम ही बनाओगी ना बेटा। नहीं नहीं मम्मी जी, अब तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। खाना बनाना तो दूर, मैं किचन तक भी नहीं जा सकती। पता नहीं पहले के ज़माने में औरतें इतना काम कैसे कर लेती थी। इससे अच्छा तो आज का ज़माना है। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, मुझे मेरा सबक मिल गया है। अब मैं समझ गई हूँ कि पहले का ज़माना बुरा था और अब का ज़माना अच्छा है। अरे नहीं बहू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले का ज़माना बुरा नहीं था। पहले ये सब आधुनिक मशीन नहीं होती थी, इसलिए औरतें सारे काम खुद से अपने हाथों से करती थी। जैसे कुएं से पानी लाना, चक्की चलाना, मिट्टी का चूल्हा बनाना, मसाले पीसना। ये काम ना बहुत मेहनत के होते थे, इसलिए इन सब कामों को करने से अच्छी खासी कसरत हो जाती थी, जिससे पहले की महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता था। वहीं आजकल की बिजी लाइफ में हम लोग ये सब काम हाथों से नहीं कर पाते, इसलिए समय बचाने के लिए इन आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। देखा जाए तो कोई भी ज़माना बुरा नहीं है। जैसा वक्त होता है इंसान वैसे ही सारी चीज़ें सीख जाता है। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, मुझे मेरा सबक मिल गया है। अब से मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना परेशान नहीं होंगी। उमा फ़ोन उठाती है। तो इसी बात पर ऑनलाइन खाना मंगाया जाए। हाँ, पिज्ज़ा और आलू पूरी मंगाते हैं, आज के ज़माने की भी और पुराने ज़माने की भी। दोनों मुस्कुराती हैं। बहू का शोषण। राघव के परिवार में उसकी पत्नी निधि और उसकी माँ सुमित्रा रहते थे। निधि की नौकरी काफ़ी अच्छी होने की वजह से उसे अपने ऑफिस से अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। राघव की नौकरी कुछ खास अच्छी नहीं थी और इसलिए पूरा परिवार निधि की कमाई पर निर्भर था। सुमित्रा को अपनी बहू निधि की नौकरी करने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो आए दिन किसी न किसी बात पर निधि से झगड़ा किया करती। और ऐसे ही एक सुबह जब निधि अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो एक बार फिर सास बहू के बीच कहासुनी शुरू हो गई। मम्मी जी, आज मेरे ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और इसलिए मैंने दोपहर के खाने की तैयारी नहीं की है। सब्जी काट कर रख दी है, प्लीज़ खाना बना लेना। हाँ हाँ, तुम तो नौकरी करती हो ना, अपनी सास को नौकरानी समझती हो। सुबह सुबह मुझे ऑर्डर देकर जा रही हो। अरे माँ, हो सकता है ना उसे ऑफिस में कोई ज़रूरी काम हो। तुम अपनी पत्नी की तरफदारी करना बंद करो। अच्छी खासी तनख्वाह लेकर आती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे काम करने का ऑर्डर देती फिर है। मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना कि ऑफिस का ज़रूरी काम है और मैं देर से नहीं जा सकती। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा करना है वैसा कीजिए। इतना कहकर निधि घर से बाहर निकल जाती है और सुमित्रा उससे बुरी तरह से नाराज़ हो जाती है। शाम के वक्त जब निधि ऑफिस से घर लौट कर आई तो उसका चेहरा काफ़ी उदास था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बात को लेकर वो बेहद परेशान थी। निधि बिना किसी से बात किए चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई और ये देखकर सुमित्रा फिर से गुस्से में आ गई। अब दिन का खाना मैंने बना दिया तो क्या चाहती हो कि रात का भी मैं ही बनाऊं? अरे ये क्या तरीका है? ऑफिस से आकर चुपचाप अपने कमरे में सो जाओ। अरे माँ, चुप हो जाओ ना, मैं जाकर निधि से बात करता हूँ। हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो। अगर इतनी ही तबीयत खराब है तो बाहर से खाना मंगवा लो। अब मुझसे मत कहना कि शाम का खाना भी मैं ही बना दूं। वैसे भी तुम्हारी बीवी को ना आदत पड़ गई है ऑफिस से आकर सीधा बिस्तर पर लेट जाने की। एक मिनट माँ, मुझे उससे बात तो करने दो, पता तो करने दो आखिर बात क्या है।
आपने देखा नहीं निधि कितनी उदास लग रही थी। इतना कहकर राघव अपने कमरे के अंदर जाता है। निधि चुपचाप लेटी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ निधि? ऑफिस में किसी ने कुछ कहा क्या? इतनी उदास क्यों लग रही हो? वो बात दरअसल ये है राघव कि मेरा जो बॉस है ना, मेरा मतलब मिस्टर शर्मा, वो मुझसे कुछ अजीब तरीके से बात करता है। ऐसा कई दिनों से चल रहा है। मैं तुम्हें बताना भी चाहती थी, लेकिन फिर मुझे लगा शायद ये मेरी गलत फहमी होगी। ऐसा भी क्या कह दिया तुमसे मिस्टर शर्मा ने जो इतनी परेशान हो रही हो तुम? आज ऑफिस में एक मीटिंग थी और मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। कहने लगे, निधि तुम देखने में बहुत खूबसूरत लगती हो, मुझे बहुत पसंद हो। अरे तो उन्होंने तो तुम्हारी तारीफ की, ऐसा भी क्या कह दिया? नहीं राघव, मैं ये जॉब नहीं करना चाहती। मिस्टर शर्मा की बातें और उनका मुझे देखने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए नौकरी छोड़ देती हूँ। देखो, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है निधि। तुम्हारी सैलरी बहुत ज़्यादा है और इससे हमारे घर के सारे खर्चे चल रहे हैं। अगर तुमने जॉब छोड़ दी तो और ठीक है ना, ऑफिस में कुछ ना कुछ तो होता रहता है, तुम्हें थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना आना चाहिए ना। मुझे लगा राघव तुम मेरी परेशानी को समझोगी। अरे ये सब छोटी मोटी बातें हैं, जॉब करने वाली हर लड़की के साथ ये सब होता है। इस बात को इतना बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, खबरदार जो नौकरी छोड़ने के बारे में सोचा भी। राघव की बात सुनकर निधि उदास हो जाती है। उसे लगा था कि शायद राघव उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके कुछ दिनों तक निधि बहुत उदास रहने लगी थी। सुमित्रा ने इस बात को कहीं ना कहीं महसूस कर लिया था, लेकिन सास होने के नाते उसने अपनी बहू से इस बारे में कभी बात नहीं की। कुछ दिन इसी तरह से बीत गए और फिर एक दिन निधि ने अपने ऑफिस से राघव को फ़ोन लगाया। राघव, बस अब बहुत हो चुका है, मैं ये नौकरी नहीं करना चाहती। तुमने फिर से वही बात करना शुरू कर दिया। मैंने तुमसे कहा ना, अगर तुमने जॉब छोड़ दी तो हमारे सामने बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। कैसी बात करते हो तुम राघव? मिस्टर शर्मा आए दिन मुझसे अजीब अजीब बातें करते रहते हैं। एक मिनट भी इस ऑफिस में रुकना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अच्छा ठीक है निधि, एक काम करते हैं, घर आकर बात करते हैं। अभी तुम ठीक से काम करो और प्लीज गुस्से में आकर कोई भी डिसीजन मत लेना। इतना कहकर राघव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और निधि उदास होकर अपने काम में बिजी हो गई। शाम को जब निधि ऑफिस से घर लौट कर आई तो उसने देखा कि राघव घर पर नहीं था। अब आ ही गई हो तो एक कप चाय भी बना दो। अरे चेहरे पर 12 क्यों बजे है तुम्हारे? ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी जी, बस ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए। पता नहीं ऐसा कैसा ऑफिस है तुम्हारा जिसमें रोज ही ज्यादा काम होता है। सुमित्रा की बात सुनकर निधि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने जरा सा कुछ कह क्या दिया, तुम तो रोने लग गई। अब ऐसा भी क्या कह दिया? चाय बनाने के लिए ही तो कहा है ना मैंने। तो मैंने कब कहा मम्मी जी कि आपकी चाय बनाने की वजह से मैं रो रही हूँ? इंसान की जिंदगी में और भी तो परेशानियां हो सकती है ना। आप हर बात को अपने आप से क्यों जोड़ लेती हैं? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जब देखो उल्टा जवाब देती रहती हो। रहने तो कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की। निधि सुमित्रा की बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप रसोई में जाकर उनके लिए चाय बनाती है और सर्व करके घर की छत पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद जब राघव घर आता है तो वो सुमित्रा से निधि के बारे में पूछता है। सुमित्रा उसे कहती है कि निधि का मूड खराब है और वो छत पर बैठी हुई है। वैसे आजकल क्या हुआ है तुम्हारी बीवी को? बात बात पर मुंह फुला लेती है, जब देखो चेहरा उदास रहता है। सब ठीक तो है ना? पता नहीं मम्मी, ऑफिस में काम ज़्यादा होगा या हो सकता है बॉस ने कुछ कह दिया हो, इसलिए वो उदास होगी। आजकल की लड़कियों के नखरे कोई नहीं समझ सकता। अब पिछले 2 घंटे से छत पर बैठी है। खाना बनाने का टाइम हो गया, लेकिन यह नहीं कि महारानी नीचे उतर कर आ जाए। क्या कर सकते हैं मम्मी, मैंने कितनी बार समझाया लेकिन समझने की कोशिश ही नहीं करती। मैं ही जाकर देखती हूँ आखिर ऐसा भी क्या कर रही है। छत पर इतनी खुली हवा खाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ऐसे कौन सी आफत आ गई उसकी ज़िंदगी में? सुमित्रा निधि के पास छत पर जाती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि निधि छत की बाउंड्री के एकदम पास में खड़ी होकर नीचे की तरफ झांक रही थी। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? अरे एक कदम और आगे बढ़ती तो नीचे गिर जाती। पागल हो गई हो क्या?
सुमित्रा की बात सुनकर निधि जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर सुमित्रा घबरा जाती है। अरे क्या हुआ? देखो, तुम्हारा खाना बनाने का मन नहीं है तो मत बनाओ, लेकिन इस तरह से रो मत। मम्मी जी आप समझती क्यों नहीं? मैं घर के काम की वजह से नहीं रो रही हूँ। अरे तो फिर क्या बात है? मम्मी जी मेरा जो बॉस है, मेरा मतलब मिस्टर शर्मा, वो मेरे साथ बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं। मुझे यहाँ वहाँ हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने किसी को बताया नहीं? अरे ये बात सबसे पहले तुम्हें राघव को बतानी चाहिए थी। मैंने बताया था मम्मी जी, लेकिन राघव ने कहा कि अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी तो हमारे सामने पैसों को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, वैसे बात तो ठीक ही कह रहा है राघव। एक काम करो, तुम मेरे साथ नीचे चलो, मैं राघव को कहकर बाहर से खाना मंगवा लेती हूँ। जाकर अपने कमरे में सो जाओ, बाद में देखते हैं क्या करना है। निधि अपनी सास की बात मानकर चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब निधि सोकर उठती है तो देखती है कि सुमित्रा घर पर नहीं थी। राघव, मम्मी जी कहाँ गई हैं? पता नहीं, मुझसे कह रही थी कि निधि को कहना ऑफिस से छुट्टी ले ले, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था तो बाहर गई हैं। मम्मी जी कुछ भी समझती नहीं। मैं इस वक्त छुट्टी नहीं ले सकती। राघव एक तो वैसे ही वो शर्मा मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, और ऊपर से मम्मी जी। लेकिन सुमित्रा के घर पर न होने की वजह से निधि को छुट्टी लेनी ही पड़ी। कुछ घंटों के बाद सुमित्रा घर लौट आई और उसने निधि से कहा कि अगले दिन वो ऑफिस जा सकती है। अगले दिन डरते और घबराते हुए निधि जैसे ही ऑफिस पहुंची, उसकी बॉस मिस्टर शर्मा ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। देखो निधि, मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है बहुत गलत हुआ है। मैं उन बातों के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन सर, अचानक मेरा मतलब। मुझे माफ़ कर दो निधि। मुझे एक औरत की इज्जत समझनी चाहिए थी। मुझे पता होना चाहिए था कि अपने साथ काम करने वाली लड़कियों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं तुमसे कभी कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। थैंक यू सर। अच्छा हुआ आप समझ गए, वरना मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़ती। अगर थैंक यू बोलना है तो अपनी सास को बोलो निधि। कल वो ऑफिस में आई थी और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बिहेवियर की वजह से किस तरह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वर्क प्लेस पर अगर किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार हो तो वाकई उसकी ज़िंदगी में कितना कुछ गलत हो सकता है। एक बार फिर से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो इसका मतलब मम्मी जी ने मेरी मदद की है, ऊपर से कितनी भी सख्ती दिखाती हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि मुसीबत के वक्त वो हमेशा मेरा साथ देंगी। सुधा एक वर्किंग वाइफ और बहू थी। सुधा के बाहर काम करने से ना तो उसकी सास को कोई दिक्कत थी और ना ही पति को। ऐसे ही एक सुबह सुधा अपनी सास कुंती से कहती है, माँ जी आज मेरे ऑफिस में मीटिंग है, इसलिए आज आने में देर हो जाएगी। आप मेरा और रोहित का इंतजार मत करना और खाकर सो जाना। पर बहू, कितना समय लग जाएगा तुझे आने में? अगर 8-9 बज जाएंगे तो भी हम तेरा इंतजार कर लेंगे, क्योंकि बहू तेरे बिना ना ये घर बहुत खाली लगता है। माँ जी, गंगू है ना आपका ख्याल रखने के लिए, मैं उससे कह दूंगी वो आपको अकेली ना छोड़े। सुधा अपनी सास को समझाकर वहां से चली जाती है और गंगू कुंती का ख्याल रखने लगती है। गंगू बेटा, शाम हो रही है, जरा चाय तो पिला दे। जी मैम साहब, मैं अभी बनाकर लाती है आपके लिए गर्मा गर्म चाय। गंगू चाय बनाकर कुंती को देती है। कुंती और गंगू एक साथ बैठकर चाय पीने लगते हैं। तभी वहाँ कुंती की बेटी नेहा अपने पति मोहित के साथ आती है और वो अपनी माँ को इस तरह चाय पीता देखकर बोलती है, क्या बात है माँ, अकेले अकेले चाय पी रही हो? अपनी बेटी दामाद को चाय नहीं पूछोगी? अरे नेहा, दामाद जी आप दोनों यहाँ आइए, आइए बैठिए। कुंती की बात सुनकर नेहा और मोहित बैठ जाते हैं, जिसके बाद कुंती गंगू को चाय बनाकर लाने के लिए कहती है। गंगू भी चाय और नाश्ता ला कर देती है। घर में गंगू और कुंती को अकेला देखकर नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, भाभी कहाँ है? अरे बेटा, तेरी भाभी अपने ऑफिस गई है। मैं घर में बोर ना हो जाऊं इसलिए तेरी भाभी ने गंगू को इस घर में रख लिया है। अब ये ना यहीं रहती है, घर का काम करती है, साथ में मेरा ख्याल भी रखती है। मैं भी गंगू के साथ रह लेती हूँ, थोड़ा मेरा भी मन लगा रहता है। भाभी ने बिल्कुल सही किया।
देखो वो बाहर जाकर भी आपका कितना ख्याल रखती है, लेकिन आपकी बेटी है जो हर वक्त लड़ती रहती है। हाँ हाँ, आपको तो मुझ में कमी ही दिखेगी। अगर मुझ में इतनी ही कमी है तो कर लेते ना किसी और से शादी, क्यों कि मुझसे शादी। देख रही है मम्मी जी आप किस तरह से मुझसे लड़ रही है। मैंने इसको घर पर बस इतना कहा कि भाभी बाहर जॉब कर रही है, अगर तुम भी भाभी की तरह बाहर काम करोगी तो मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। मेरे इतना बोलते ही मुझसे और मेरी माँ से ये इतना लड़ने लगी कि आपको क्या ही बताऊं, और जिद करने लग गई कि मुझे मेरी माँ के घर जाना है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लेकर आ गया। नेहा बेटा, ऐसा नहीं करते। तुम लाड़ झगड़ कर आई हो, ये बातें प्यार से भी तो हो सकती है ना। माँ मेरी बात तो सुनो, मेरे बस की नहीं है बाहर जाकर काम करना, और अगर मुझे कोई प्रेशराइज करे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अगर आपको भी मेरे यहाँ रहने से कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए, मैं चली जाऊंगी। अरे कैसी बात कर रही है नेहा, ये तेरा भी घर है, तेरी मर्जी, तू जितने दिन यहाँ रहा है। ठीक है मम्मी जी, मैं चलता हूँ। मैं इसे बस यहाँ छोड़ने के लिए आया था। जब इसको लगे कि इसे वापस अपने ससुराल जाना चाहिए तो आप मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। इतना बोलकर मोहित वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कुंती अपनी बेटी नेहा को समझाने लगती है। काफ़ी समझाने के बाद भी नेहा नहीं समझती और अपने कमरे में गुस्से से चली जाती है। देर रात जब रोहित और सुधा घर आते हैं तो वो दोनों नेहा को देखकर खुश हो जाते हैं। अरे ननद जी, आप यहाँ कब आई? बस आज सुबह ही आई, जब आप माँ को इस नौकरानी के साथ छोड़ कर गई थी। अरे आप माँ का ख्याल नहीं रख सकती, कम से कम माँ की जिम्मेदारी किसी नौकरानी के हाथ तो मत दीजिए। नेहा, ये तू क्या बोल रही है? तुझे पता भी है तू किस तरह की बात कर रही है? ये तेरी बड़ी भाभी है और भाभी माँ समान होती है। रोहित की बात सुनकर नेहा कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ सुधा और रोहित अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं और कुंती अकेली। क्योंकि सुधा बाहर काम करती थी और मोहित भी नेहा को बाहर काम करने के लिए कहता रहता था, सिर्फ इसलिए नेहा को सुधा से जलन होने लगी थी। नेहा अब मौका देखते ही अपनी माँ के कान भरने शुरू कर देती है। मैम साहब, खाना तैयार हो गया है, आप कहे तो मैं आपका खाना निकाल दूं? हाँ हाँ, निकाल दे गंगू। गंगू और कुंती को इस तरह बात करता देख नेहा अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है। माँ, मुझे ना आपके लिए बहुत बुरा लगता है। क्यों बेटा, तुझे मेरे लिए बुरा क्यों लगता है? मुझे तो किसी चीज की कमी नहीं है, ना तेरी भाभी किसी चीज की कमी होने देती है मुझे। माँ, मुझे आपके लिए इसलिए बुरा लगता है क्योंकि आपके पास बहू होने के बाद भी आप अकेली रहती हैं, वो भी इस नौकरानी के साथ। बताइए, आपके लिए नौकरानी रख दी गई है, आपका सारा काम मैं ही कर देती, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी तो शादी हो गई है अब, और शादी के बाद तो बेटी पराया धन हो जाती है। पराया धन किसी के घर में जाकर अपनी थोड़ी ना चलाएगा। अरे जो ख्याल अपने घर वाले रखते हैं ना अपनी सास और माँ का, वो एक नौकरानी कभी नहीं रख सकती। ये तू क्या बोल रही है नेहा? गंगू मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखती है और उसको मैंने कभी नौकरानी समझा ही नहीं, हमेशा अपनी बेटी का दर्जा दिया है उसको। गंगू और सुधा की तरफदारी सुनकर एक बार फिर नेहा का दिमाग घूम जाता है और वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ एक दिन नेहा सोफे पर बैठकर अपना फ़ोन चला रही थी। तब वो अपनी भाभी का स्टेटस देखती है जो कुछ लड़कों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। ये देखकर नेहा एक बार फिर पहुंच जाती है अपनी माँ के पास। माँ, मैं कह देती हूँ, आप भाभी पर ना लगाम लगा लीजिए, नहीं तो वो किसी दिन आपकी नाक कटवा कर मानेगी। अरे उनका बस चले ना तो वो इस घर की इज्जत को बाजार में उछाल कर रख देगी। मैं बोलती हूँ तो आप लोग मुझ पर गुस्सा होते हो क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है ना, इसलिए। अरे पर हुआ क्या है, कुछ तो बता, तू क्यों इतना भड़क रही है? आखिर बात क्या है? किस वजह से तू अपनी भाभी पर इतना गुस्सा कर रही है? ऐसा भी क्या कर दिया उसने? अपनी माँ की बात सुनकर नेहा अपने फ़ोन में अपनी भाभी की फ़ोटो दिखाती है। देख लो अपनी बहू को, कैसे आदमियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। हर समय भाभी आदमियों के साथ रहती है, आदमियों के साथ भाभी का उठना बैठना खाना पीना सब है। अरे अगर 4 लोगों ने देखा ना तो वो लोग आपस में यही कहेंगे कि कुंती ने अपनी बहू को इतनी आज़ादी दे रखी है कि वो आदमियों के साथ उठ बैठ रही है। कुंती की बहू को अपने घर की इज्जत की परवाह नहीं है। नेहा के फ़ोन में सुधा को उसकी कंपनी वालों के साथ देखकर और नेहा की बातों से कुंती गुस्से में आ जाती है। तो सही कह रही है नेहा, आने दे बहू को, आज मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी। इसने तो हमारी इज्जत उछाल कर रख दी है, अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो ये मेरी इज्जत को तार तार करके रख देगी। अब देखती हूँ भाभी को माँ बाहर काम कैसे करने देती है। आखिरकार नेहा अपनी माँ के कान भरने में कामयाब हो ही जाती है और वो अपनी माँ को भड़का देती है
कुंती भी अपनी बहू का इंतजार करने लगती है। शाम को जब सुधा अपने घर आती है तब वो कुंती को ऐसे गुस्से में देखकर कहती है, माँ जी क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों बैठी हैं? कुंती कुछ बोलती उससे पहले रोहित वहां आ जाता है। रोहित को देखकर कुंती उससे कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह कुंती हॉल में बैठी थी, तभी वहां नेहा आती है और अपनी माँ के कान एक बार फिर भरने लगती है। माँ कल रात तो आप बड़ा गुस्से में कह रही थी, आने दो, आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ये वो पता नहीं क्या क्या। हाँ, और रात को जब भाभी आई तो आप चुप क्यों हो गई? नहीं बेटा, मैं चुप नहीं हूँ, बल्कि इसको तो मैं अब बताऊंगी, तो बस देखती जा। कुंती अब गुस्से में अपनी बहू को बुलाती है। बहू, ए बहू कहाँ है? जरा बाहर तो आ, बात करनी है तुझसे। अपनी सास की आवाज़ सुनकर सुधा अपने हाथ में 10,000 रुपये लेकर आ जाती है, जहां वो अपनी ननद को भी देखती है। अपनी ननद को देख सुधा उसे इग्नोर करती है और अपनी सास के हाथ में 10,000 थमा देती है। मम्मी जी, पहले आप ये पैसे रख लीजिए, मेरी सैलरी आ गई थी कल रात, में बहुत ज़्यादा थक गई थी ना, तो दे नहीं पाई, पर अभी आपको ये पैसे दे रही हूँ, ठीक है? हाँ बताइए, आप क्या बात करना चाहती थी? कुछ कहना था आपको? अपने हाथ में 10,000 देखकर कुंती का मुंह बंद हो जाता है और वो एक बार फिर अपनी बहू की तरफ हो जाती है और उसकी तरफदारी करने लगती है। अरे नहीं बहू, मैं कहाँ तुझे कुछ कह रही थी, मैं तो बस ये कह रही थी कि आज तेरी ननद घर में खाना बनाएगी। वो कह रही थी कि उसकी शादी हो गई है, नहीं तो वही इस घर में खाना बनाती। तो मैंने भी बोल दिया, क्या हो गया, शादी के बाद भी तो बेटी जब अपने घर आती है तो बेटी बनकर ही आती है ना। क्यों नेहा बेटा, सही कह रही हो ना? हाँ हाँ माँ, सही कह रही हैं आप। सुधा बहू, आज नेहा खाना बनाएगी, तो आज तू टाइम से घर आ जाना, लेट मत करना। जी माँ जी, मैं समय से आ जाऊंगी। सुधा मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगती है और जाते हुए अपनी ननद से कहती है, ननद जी कोशिश करते रहिए, हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इतना बोलकर अब सुधा वहां से चली जाती है, तो वहीं उसकी ननद का पासा उसी पर उल्टा पड़ जाता है, जिसके बाद नेहा भी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने ससुराल चली जाती है और इस तरह एक बार फिर सुधा का घर पहले की तरह खुशहाल हो जाता है। छोटी मोटी बहस तो हर घर में होती है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, लेकिन तब क्या जब बात आत्मसम्मान पर आ जाए। ये कहानी है सोनिया की। सोनिया की शादी राहुल से हुई थी। मस्ती, लड़ाई, झगड़े तो हर घर में होते हैं, उसी तरह इनका जीवन भी गुजर रहा था। एक बार की बात है, राहुल आप बिल्कुल बदल गए हो, आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो, मूवी भी नहीं दिखाते हो, यार सुनते ही नहीं हो, आइसक्रीम खिलाने भी नहीं ले जाते हो। छोटी बच्ची हो क्या? राहुल छोटी बच्ची तो नहीं, लेकिन उम्र में तो आपसे छोटी ही हूं ना मैं। अच्छा मैडम, चलो मैं अब ऑफिस के लिए जाऊं? अरे मेरी बात नजरअंदाज करके जा रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है कि अब आप किसी और को घुमाने ले जाने लगे हो। मुझसे तो मन नहीं लगता ना आपका। अरे पगली, तुम्हारे सिवा कौन है मेरा, किसको लेके जाऊंगा घुमाने? ये बात तो आप ऐसे भी बोल सकते थे ना, थप्पड़ क्यों मारा? यही मेरा प्यार है। चलो बाय, मुझे देर हो रही है। ऐसे कौन प्यार जताता है थप्पड़ मार के? फिर सोनिया अपने काम में लग जाती है। वहीं दोपहर में जब वो कपड़े धो रही थी तभी, बहू कहाँ है, मुझे दवाई तो दे दे, मेरी दवाई का समय हो गया है। हाँ थोड़ा रुक जाइए, कपड़े धो के आती हूँ। अरे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, दवा का समय निकल जाएगा। तू आके बता दे, मैं खुद ही ले लेती हूँ। माँ जी आप ना वो ब्लू वाली गोली ले लो, डॉक्टर ने दोपहर में वही खाने के लिए कहा है। बहू ने ब्लू वाली गोली तो बोली, लेकिन यहाँ तो दो दो गोलियाँ हैं, एक स्काई ब्लू एक नेवी ब्लू। इसमें से कौन सी ब्लू लेनी होगी? शायद यही स्काई ब्लू, यही खा लेती हूँ। वहीं शाम के समय सोनिया की सास की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है और जब राहुल घर आता है, सोनिया माँ कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही? पता नहीं, दोपहर में दवाई खाने के बाद माँ जी कमरे से बाहर ही नहीं आई, शायद तब से आराम ही कर रही हैं। 5 घंटे हो गए, अब तक आराम? बेटा तेरी माँ कमरे में काफी देर से सोई है, अब तू ही जाके देख के क्या हुआ है। माँ क्या हुआ, काफी देर से सो रही हो?
राहुल माँ का टेम्परेचर चेक करता है तो उन्हें बहुत तेज बुखार था और वो दर्द से तड़प रही थी। ये क्या, इनको तो बहुत तेज बुखार है। बेटा, सर भी दर्द से फटा जा रहा है, डॉक्टर को बुला ले। हाँ माँ, अभी कॉल करता हूँ उन्हें। कुछ देर बाद, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है माँ को? इन्होंने कोई गलत दवाई खा ली थी जिस कारण इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। गलत दवा? हो सकता है माँ ने गलती से खा ली हो। जी, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ समय में ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि फिर से ऐसा कभी ना हो। जी जी डॉक्टर, हम पूरा ध्यान रखेंगे। चलो सब ठीक हो गया, अच्छा हुआ, वरना माँ जी को एडमिट करना पड़ता तो कितना खर्चा हो जाता और आपको काम से भी छुट्टी लेनी पड़ती। तभी राहुल सोनिया को जोरदार थप्पड़ मारता है। मुझे थप्पड़ क्यों मारा तुमने? आज माँ की तबीयत खराब होने के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारे ही कारण माँ की हालत सीरियस हो गई थी। एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता क्या? माँ को गलत दवा क्यों दी तुमने, जबकि तुम्हें उनकी दवाइयों के बारे में अच्छे से पता है? लेकिन मैंने तो आज माँ को दवाई दी ही नहीं। मैं कपड़े धो रही थी तो मैंने उन्हें बता दिया था कि माँ ब्लू वाली दवाई खानी है। अब राहुल को सोनिया पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। उसमें 2 ब्लू वाली दवाई है। नॉनसेंस औरत, किसी काम के नहीं हो तुम। वहीं सोनिया पड़े पड़े बिस्तर पर रो रही थी। सब मेरी ही गलती है, काश मैं माँ को समय से दवा दे देती, आज हमारा झगड़ा ना होता। मुझे ही मारकर मुझसे ही गुस्सा हो गया। वहीं आए दिन किसी न किसी बात पर राहुल की आदत हो गई थी सोनिया पर हाथ उठाने की। फिर एक दिन, सुनिए जी, ये बिजली का बिल आपके मोबाइल में ऐप है ना, उससे भर दीजिए ना। मेरे पास समय नहीं है, तुम बिजली विभाग के ऑफिस में जाकर बिल के पैसे जमा करके आओ। अरे घर में 70 काम पड़े हैं, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, आखिर क्या क्या करूं मैं? आप बिल भर दीजिए ना ऑनलाइन। लेकिन राहुल सोनिया की बात अनसुना करके वहां से चला जाता है। वहीं घर में ज्यादा काम होने के कारण सोनिया बिजली का बिल भरने नहीं जा पाती। अरे 6 बज गए, अब तो बिजली विभाग का ऑफिस भी बंद हो गया होगा, अब क्या करूं? वहीं जब रात में सब डिनर कर रहे थे तभी घर की लाइट्स कट जाती है। अरे ये लाइट कैसे कट गई? बाहर तो लाइट है। बेटा देख तो, कहीं किसी ने स्विच के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की? तभी राहुल स्विच चेक करके आता है। सोनिया, लाइट बिल नहीं भरा ना तुमने? वो मैं घर का काम। तभी गुस्से से राहुल सोनिया को एक जोर का थप्पड़ मारता है, जिसकी गूंज पूरे घर में गूंजने लगती है और उससे ज्यादा सोनिया के दिमाग में। तभी सोनिया गुस्से से रोते हुए कमरे में चली जाती है। बेटा, तूने बिना मतलब बहू पर हाथ उठा दिया। उसने तो तुझसे कहा था ना बिजली बिल भरने के लिए, लेकिन तू ही उसे अनसुना करके चला गया। बिजली विभाग का ऑफिस कितना दूर है यहाँ से, तुझे तो मोबाइल से करना था, वो भी नहीं कर पाया तू, और बहू को दोष दे रहा है। अरे चुप रहिए ना आप, ये उन दोनों के बीच का मामला है। वैसे भी जब राहुल ने कहा तो बहू को करना चाहिए था ना काम। अरे ऐसे भी घर में कौन सा पहाड़ तोड़ लेती है वो। वहीं लाइट ना होने के कारण रात भर सभी को गर्मी से नींद नहीं आती और सुबह सभी को उठने में देर हो जाती है। मेरा टिफिन कहाँ है? अभी तक नहीं बनाया। वो देर से उठने के कारण ना लेट हो गया बनाने में। बस बहुत हुआ, दिन ब दिन आलसी और कामचोर होती जा रही हो तुम। इस तरह राहुल बिना टिफिन लिए ही ऑफिस चला जाता है। अभी सोनिया रात की बात भूली तक नहीं थी कि उसके गाल पर एक और थप्पड़। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोल, क्या बात है? माँ जी, इनको समझाइए ना, हर बात पर मुझे थप्पड़ मार देते हैं। गलती मेरी हो या ना हो, बिन बात के ऐसे कौन करता है? देख बहू, यह तुम दोनों के बीच की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी यह सब तो नॉर्मल सी चीज़ है। तेरा पति है वो, अगर 2 थप्पड़ लगा भी दिए तो क्या हो गया, इतना नहीं सोचते। जा काम कर। सोनिया को सास की बातें बिल्कुल ठीक नहीं लगती, जिस कारण वो अपनी माँ को कॉल करती है। कैसी है बिटिया रानी? माँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अरे अरे, क्या हुआ, रो क्यों रही है बेटा?
तभी सोनिया अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटा, ये भी कोई बताने वाली बात है? मियाँ बीवी का मैटर है, अपने से सॉल्व कर लो ना। और शादीशुदा जीवन में इतना एडजस्टमेंट तो ज़रूरी है। अगर दामाद जी ने गुस्से में 1-2 थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हो गया? तुझसे प्यार भी तो उतना ही करते हैं ना, और रहना तो तुझे वहीं है, तो बगावत करके क्या होगा बेटा? क्या है ये माँ? सब मुझे एक ही सुझाव दे रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये तमाचा सिर्फ मेरे गाल पर नहीं बल्कि मेरे आत्मसम्मान पर पड़ा है। आज ये मुझ पे हाथ उठा रहे हैं, कल को जाने क्या करे। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कोई मेरा साथ दे या ना दे। वहीं शाम को जब राहुल घर आता है तो आज बहुत थक गया हूँ। सोनिया, मेरे जूते निकालो। ये तो आप खुद से भी कर सकते हो ना। वैसे भी मैं पूजा करने जा रही हूँ। पहले जूते निकालो फिर जाओ। सोनिया राहुल को कोई जवाब नहीं देती, जिस कारण गुस्से में राहुल फिर से सोनिया को मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी सोनिया राहुल का हाथ पकड़ लेती है। बस, बहुत हुआ, दोबारा ये गलती ना करना। सोनिया ने पहली बार राहुल का विरोध किया था। ये देखकर राहुल को काफी शौक लगा कि एक ही दिन में इतना परिवर्तन कैसे। अब सोनिया राहुल का हर काम करके तो देती, लेकिन कोई भी गलत बात या गलत हरकत वो गलती से भी बर्दाश्त ना करती। फिर एक दिन, सोनिया कहाँ हो? क्या हुआ, कहिए। ये मेरी शर्ट पर का दाग छूटा क्यों नहीं? हाथों में जोर नहीं है क्या? अब कपड़े भी साफ नहीं होते तुमसे? दूसरी शर्ट पहन लीजिए ना, कपड़े के तार में जंग लग गया है, शायद उसी का दाग है ये। लाइए, मैं इसे धो देती हूँ। तुम्हें एक्सक्यूज देना अच्छे से आता है ना? हाँ? फिर राहुल सोनिया को थप्पड़ मारने जाता ही है कि सोनिया उसका हाथ पकड़ लेती है और वो भी उसे मारने के लिए हाथ उठा देती है। यह देखकर राहुल सहम सा जाता है। सोनिया ने पहली बार ऐसा किया था। तुम्हें मारना मेरा इंटेंशन नहीं है राहुल, आई नो। शायद मेरे हाथ उठाने से तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हो। अगर मैं तुम्हें सम्मान देती हूँ तो मैं बदले में सिर्फ सम्मान की ही उम्मीद करती हूँ। बिन बात के बार बार थप्पड़ मारना कहाँ का इंसाफ है, बताइए तो। अगर मैंने अभी तुम पर हाथ उठा दिया तो दुनिया की नज़रों में तो मैं ही गलत बन जाती ना। तो जब तुम मुझे बिना बात के थप्पड़ मारते रहते हो तो मुझे कैसा लगता होगा? जब जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा है वो मुझसे ज्यादा मेरे आत्मसम्मान को थप्पड़ लगता है, जो मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोनिया ने पहली बार राहुल के सामने मुंह खोला था। वहीं सोनिया की बातें सुनकर राहुल की आंखें नम हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। और अंत में सोनिया की उसके आत्मसम्मान के लिए उठाई गई आवाज़ सफल होती है।